Hello students, my name is Shreyansh Gupta and I am the faculty of biology in the Resonance PCCP division, and today we are here to discuss the solutions of paper 2 of INJSO 2021. देखिए, इस पेपर के अंदर आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे एंड 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है, म्यूटेशन हैज बीन फाउंड इन जीन एक्स ऑफ माइस। देखिए, ये एक जीन दी हुई है आपको माइस की, जो है एक्स जीन। इसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है और ये जो जीन है, यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि दिस इज टेस्टीज स्पेसिफिक जीन। इसका मतलब होता है कि ये केवल मेल्स के अंदर ही एक्सप्रेस होगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अब ये जीन क्या कर रही है, इसके बारे में आपको डिटेल दी हुई है कि ये एक्रोसोमल रिएक्शन को जो है उसको स्लो डाउन कर देती है और यहाँ पर उसको स्लो कर देती है प्रोसेस को, जो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स होता है उसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोसेस है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हेटेरोजाइगस माउस कैरिंग दिस म्यूटेशन इज अलाउड टू मेट विद अ नॉर्मल हेल्दी फीमेल। यानी कि एक हेटेरोजाइगस माउस है, उसको मेटिंग करने को दी जा रही है किसके साथ, एक नॉर्मल फीमेल के साथ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस म्यूटेशन द माउस वाज एबल टू प्रोड्यूस प्रोजेनी फ्रॉम दिस क्रॉस। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी दैट विल हैव द म्यूटेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है हेटेरोजाइगस कंडीशन है, साथ ही साथ आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि जो म्यूटेशन हो रहा है इसके अंदर फीमेल्स अफेक्टेड नहीं है और मेल्स जो है वो अफेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग क्रॉस ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक्स और वाई, जो वाई क्रोमोसोम है वही अफेक्ट कर रहा है। तो वाई क्रोमोसोम आपको मेल्स के अंदर मिलेगा। यहाँ पर जो 50% प्रोजेनी है वो क्या होगी, आपकी मेल्स होगी और वही आपकी अफेक्टेड होगी। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट न्यूट्रिशन की कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं। यहां पर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एथलीट्स यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और वो कब यूज कर रहे हैं उसे यूज कर रहे हैं कोई एक्टिविटी, उनकी मेन इवेंट्स जो होते हैं उससे कुछ दिन पहले। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, तो 3-4 days जस्ट बिफोर द एक्चुअल इवेंट दे यूज complex carbohydrates. They reduce the training and include complex carbohydrate rich foods in their diet. How this can be helpful for their performance? तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये सोर्स होते हैं ग्लाइकोजन का। अब ये स्टोर होते हैं बॉडी के अंदर और लॉन्गर ड्यूरेशंस तक एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि आपका ऑप्शन जो है इनमें से करेक्ट आंसर होगा थर्ड, सी ऑप्शन। एक्सेसिव ग्लाइकोजन कैन बी सिंथेसाइज्ड व्हिच कैन बी स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका डाइवर्सिटी से आता है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं स्टेबल के अंदर और ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं WXYZ। इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस प्लांट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स X एंड Z। इन दोनों के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है या तो वो हो सकते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका जो X और Z है वो है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंट फॉर्म जर्मिनेटिंग स्पोर। तो ये जो होता है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर केवल Z में। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखता है कहां पर, इन दी ब्रायोफाइट, जहां पर ये फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो आपका Z तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ब्रायोफाइट है। इसके बाद आगे बात करते हैं, थर्ड कैरेक्टर दिया है प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है इट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, और ये होती है स्पोरोफिटिक। तो यहां पर आपके ये जो 3 ऑर्गेनिजम्स है इसका ये कंफर्मेशन हो गया कि W, X एंड Y आर जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब कौन सा है इसको डिसाइड करना है। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली इन कोन्स। तो यहां पर कोन्स जो मिलते हैं आपको वो मिलते हैं एक तो टेरिडोफाइट्स में और दूसरे मिलते हैं आपको जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको कोन्स देखने को मिलते हैं। इसके बेसिस पर लास्ट है आपका फीमेल गैमेटोफाइट एनवेलप्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ कवरिंग। तो इसके अंदर आपको ऑर्गेनिज्म W जो है इसके अंदर ये देखने को मिलता है, और ये आपको केवल जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है। और ट्रिप्लॉइड टिश्यू जो है जाइगोट के अंदर वो आपको मिलता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो आप यहां से देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि आपका Y ऑर्गेनिज्म जो है वो एंजियोस्पर्म है और आपका W जो ऑर्गेनिज्म है वो है आपका जिम्नोस्पर्म्स। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इजी क्वेश्चन था। यहां पर आपको एक टेट्राप्लॉइड प्लांट दिया हुआ है जिसके गैमीट के अंदर 26 क्रोमोसोम्स है। तो आपसे पूछा गया है एक तो मेटाफेज के अंदर बताना है आपको माइटोसिस के क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमैटिड्स का नंबर कितना होगा, और आपको बताना है मियोसिस के मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर आपके पास है 4n
आपको दी हुई है कंडीशन गैमीट्स की, यानी 2n is 26, देन 4n विल बी इक्वल टू 52। अब हम लोग आगे बात करें मेटाफेज के अंदर, क्रोमेटिड्स जो होंगे वो डबल होंगे ड्यूरिंग द डिवीजन। तो यहां पर क्या होगा, आपका ये जो 4n है ये हो जाएगा क्रोमेटिड्स का नंबर 52 से इट विल बी 104। ठीक है, तो यहां पर आपका 104 आ गया पहले कंडीशन में। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, मियोसिस का मेटाफेज सेकंड में पूछा गया है, यानी कि आपके 26 क्रोमोसोम्स हैं और आपके जो क्रोमेटिड नंबर होंगे वो हो जाएंगे वापस से 52। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये तो बात हो गई फर्स्ट पार्ट की। अब सेकंड सेक्शन जो था इसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी लेंदी थे और कहने को इजी क्वेश्चंस थे बट हाँ लेंदी थे। पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके इम्यून सिस्टम के बारे में कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किस तरह से होता है, आपके बॉडी जो है वो किस तरह से रिएक्ट करती है अगेंस्ट एन एंटीजन। तो यहां पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद डिटेक्शन के लिए हम लोग किस तरह से इसे यूज करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को, इसके बारे में दिया हुआ है। यहां पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेबलिंग जो है वो किस तरह से की जाती है एंटीबॉडीज की। तो कोटिंग है एंटीबॉडीज की, यहां पर हम लोगों ने कर दी। उसके बाद एडिशन ऑफ लेबल्ड एंटीजेंस, सॉरी अनलेबल्ड एंटीजेंस, और यहां पर क्या किया जाता है, बाइंडिंग होती है और ये लेबलिंग होती है, उसके बाद डिटेक्शन किया जाता है। अब ये सिस्टम आपको समझा दिया गया है। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक कंट्रोल सिस्टम हम लोगों ने रखा है जिसके अंदर आपके पास केवल लेबल्ड एंटीजेंस है। दूसरा सिस्टम है एक्स, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन के सीरम और लेबल्ड एंटीजेंस के साथ मिक्स किया जा रहा है। वाई जो है इसके अंदर लेबल्ड एंटीजेंस है और एक नॉन इन्फेक्शियस पर्सन से इसको सीरम लिया जा रहा है। इन दोनों की मिक्सिंग की जा रही। अब यहां पर क्या होता है, जितने ज्यादा लेबलिंग होगी, जितने ज्यादा लेबल्ड एंटीजेंस होंगे उतना ही ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है लेबल्ड एंटीजेंस कंट्रोल में, यानी कि इसकी कलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। एक्स के अंदर लेबल्ड एंटीजेंस भी हैं और सीरम फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन जो कि सेम एंटीजन शो कर रहा है, यानी इसके अंदर भी इंटेंसिटी तो आएगी लेकिन वो कंट्रोल जैसी नहीं आएगी, यानी कलर इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। और वाई के अंदर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है तो इसके अंदर कलर इंटेंसिटी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब आपको इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से स्टेटमेंट्स जो है वो कौन सा सही है। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ कलर एक्स विल बी लेस देन दैट ऑफ कंट्रोल वेल। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम होगी और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है और बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, अब आपसे पूछा गया कि एक एंट्री ऑफ पैथोजन से लेकर और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज तक का एक हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंटीबॉडीज के नंबर के साथ, तो वहां पर आपको किस तरह का ग्राफ यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन के अंदर दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। यहां पर क्या हुआ, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, कुछ टाइम बाद एक पीक अटेन होगी और क्या होगा, धीरे धीरे आपके जो एंटीजेंस हैं उनके साथ रिएक्शन स्टार्ट होगा। जैसे ही वो एंटीजेंस पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे तो एंटीबॉडीज का नंबर भी फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए ऑप्शन। अगले की बात करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। यहां पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है फिर से, जिसके अंदर आपको 2 अलग अलग प्लॉट्स हैं। एक प्लॉट के अंदर आपको 2 पिक्स नजर आ रहे हैं, एक प्लॉट के अंदर आपको सिंगल पिक नजर आ रहा है। अब आपको 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स, वाई एंड पी क्यू। पहली चीज जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड पी एंड क्यू आर लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो आप इसके क्वेश्चन के जब पार्ट्स करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि पी एंड क्यू क्या बता रहा है हमें, लेवल ऑफ एंटीबॉडीज, एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन क्या है, यहां आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई है और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ग्राफ है या कौन सा जो एक्स वाई पॉइंट ऑफ टाइम है ये इसको सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें एंट्री ऑफ न्यू पैथोजन इनटू बॉडी, तो इस ग्राफ से हमें दिख रहा है कि एक्स पर न्यू पैथोजन जो है वो एंटर कर रहा है बॉडी के अंदर। तो यहां पर आपका पहला हो जाएगा एक्स। सेकेंड, रिपीट एनकाउंटर ऑफ अ पैथोजन। अगर इसकी बात करें तो यहां पर देखिए वाई पॉइंट पर क्या हो रहा है, सेकेंड रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका ये जो होगा ये हो जाएगा वाई। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, वैक्सीन दी गई है, यानी कि इसमें भी फिर से सेम सिचुएशन होगी जो फर्स्ट में। तो एंट्री ऑफ न्यू पैथोजन, तो एक तरह से ये भी क्या हो गया, एक्स कंडीशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बूस्टर डोज, देखिए जब बूस्टर डोज लगती है तो आपकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ज्यादा जनरेट होता है। तो इसका मतलब वाई पॉइंट पर क्या दिया जा रहा है, एक बूस्टर डोज दिया जा रहा है। तो ये तो होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम।
अब आपसे पूछा गया है लेवल्स ऑफ एंटीबॉडी। देखिए लेवल्स ऑफ एंटीबॉडी की बात करें तो एंट्री ऑफ न्यू पैथोजन पर क्या होंगे लेवल्स? पहली बार एंटीबॉडीज बन रही हैं यानी कि कम एंटीबॉडीज बनेगी तो लेवल होगा आपका Q। सेकेंड बार एंटीबॉडीज बनेंगी तो एंटीबॉडीज नंबर में ज्यादा होंगी यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो इस वजह से इसको आपका आ जाएगा P, तो दिस विल बी P। इसके बाद एंटीबॉडी लेवल्स अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन दी गई तो क्या होगा, नई एंटीबॉडीज बनेंगी तो स्टार्टिंग में वो कम बनेगी तो फिर से आ जाएगा आपका Q। इसके बाद एंटीबॉडीज अपॉन बूस्टर डोज, तो बूस्टर डोज में क्या होगा, फिर से जैसे मैंने अभी बताया रिस्पॉन्स ज्यादा जनरेट होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो इसीलिए आपकी कंडीशन आ जाएगी P। एंड फाइनली एंटीबॉडी लेवल अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट अ डिफरेंट पैथोजन, मतलब हम लोग पैथोजन को चेंज कर रहे हैं, एक फ्रेश वैक्सीन उसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब फिर से कम एंटीबॉडीज एक बार में जनरेट होंगी, तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा Q। अगले की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो था इसके अंदर आपको, ये क्वेश्चन न्यूट्रिशन से कम था और थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट इसमें ज्यादा था। इसके अंदर आपको लेंथ दी हुई है विलाय की और डायमीटर दिया हुआ है विलाय का। लेंथ है 0.1 माइक्रोमीटर्स एंड डायमीटर है 0.1 लेंथ है इसका 1 माइक्रोमीटर्स एंड जो इसका डायमीटर है ये 0.1 माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर्स। अब आपसे पूछा गया है एक जेनेटिक कंडीशन के अंदर इसकी जो लेंथ है इसके अंदर 66% रिडक्शन है, इसकी लेंथ 66% रिड्यूस हो गई है, तो उसकी वजह से टोटल सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट आएगा ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहां पर आपको नंबर ऑफ विलाय दिया हुआ है कि नंबर ऑफ विलाय जो है हमारे पास इतना है, इसके बाद लेंथ इनिशियल कंडीशन में आपको दी हुई थी इतनी और डायमीटर दिया हुआ था इतना, आपने रेडियस कैलकुलेट किया, आपका आ गया रेडियस इतना। अगर हम लोगों को एरिया निकालना है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2πRh और इससे फर्स्ट केस यानी कि जब लेंथ रिड्यूस नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में आपका जो एरिया आएगा ओवरऑल सरफेस एरिया वो आएगा आपका 37.68 माइक्रोमीटर स्क्वायर। और सेकंड केस में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर रिडक्शन हुआ है लेंथ में, तो लेंथ में रिडक्शन होने की वजह से आपका जो रिमेनिंग लेंथ है वो है 0.34 माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर्स और रेडियस आपका सेम है, तो वही फॉर्मूला लगाकर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.8112 माइक्रोमीटर स्क्वायर्स। अगर हम लोग बात करें परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इनटू 100, तो यहां कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 66%। सो दिस विल बी द रिडक्शन इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 अलग अलग फार्म्स दिए हुए हैं A, B, C एंड D और इसे डिवाइड किया गया है अलग अलग लेन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, ये आपके पास लेन्स है। अब यहां पर आपको अलग अलग क्रॉप्स खरीफ सीजन में जो ग्रो की गई वो आपको दी हुई है। अब फर्स्ट 2015 में फर्स्ट फार्म के अंदर ग्रो किया गया व्हीट, सेकंड में सोयाबीन, थर्ड में राइस और इसी तरह से ये क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। तो ए जो है वो आपका एग्जाम्पल हो गया एक तरह से क्रॉप रोटेशन का। सेकंड और थर्ड केस में आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 यानी ये क्या की गई है, यहां पर क्रॉपिंग जो है वो अलग अलग लेन्स में अलग अलग प्लांट्स को लगाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी और सी में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस इंक्लूड किया गया है ट्रैप प्लांट्स। ट्रैप प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे प्लांट्स जो क्या कर रहे हैं, पेस्ट इन्फेक्शन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो फर्स्ट एंड 7th रो में यहां पर कंटिन्यूअसली क्या लगाया गया है, यहां पर लगाए गए हैं ट्रैप प्लांट्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डी जो फील्ड है, इसके अंदर भी सेम ट्रैप प्लांट लगाया गया है, लेकिन यहां पर मेज और व्हीट 3, 5, 6, 7 कोई पैटर्न नहीं है और 2 और 4 में व्हीट लगाया गया। तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अलग अलग ईयर्स में यहां पर क्या किया गया। अब देखिए आप डी प्लांट के डी जो फील्ड है इसके अंदर आपने कोई भी चेंज थ्रू आउट 5 ईयर्स नहीं किया है अपनी फील्ड में, तो ये कुछ पॉइंट करने वाली चीजें हैं इसमें। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे गए। इंटरक्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड इन फार्म इन द ईयर्स, यानी आपको ये बताना है कौन से फार्म्स में और कौन से ईयर्स में इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिस की गई। तो मैंने अभी यहां पर आप लोगों को बताया 2, 3, 4, 5, 6 ये भी एक इंटरक्रॉपिंग है, 1, 2, 3, 4 ये भी इंटरक्रॉपिंग है। तो यहां पर बी और सी के अंदर इंटरक्रॉपिंग हो रही है एंड कौन कौन सी ईयर्स में हो रही है, तो आप देख रहे हैं थ्रू आउट 15 to 19 यहां पर इंटरक्रॉपिंग आपको देखने को मिल रही है। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा बी एंड सी एंड फ्रॉम द ईयर्स 15 to 19। क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द फार्म,
तो आपको पता है क्रॉप रोटेशन जो है वो ए फार्म के अंदर हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मुझे सोयाबीन को रिप्लेस करना है फार्म बी से विदाउट अफेक्टिंग द यील्ड और प्लांटेशन स्ट्रैटेजी, तो मैं कौन से प्लांट से इसको रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां पर हम लोग इसका रिप्लेसमेंट जो है वो देते हैं मेज से, क्योंकि मेज को जब हम लोग रिप्लेस करेंगे सोयाबीन से तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का जो एब्जॉर्प्शन रेट है फॉस्फोरस का या दूसरे न्यूट्रिएंट्स का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द फार्म दैट इज लाइकली टू प्रोवाइड लीस्ट यील्ड। अब देखिए लीस्ट यील्ड 2019 में कौन दे रहा है, मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो करवाया जा रहा है और लेन्स भी चेंज नहीं किए जा रहे, इसीलिए धीरे धीरे क्या होगा, न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती जाएगी और यहां पर अल्टीमेटली डी फार्म के अंदर जो यील्ड है वो 2019 में सबसे कम देखने को मिलेगी। अब एक स्ट्रैटेजी आपको दी हुई है पुश पुल टेक्नोलॉजी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट और लास्ट लेन के अंदर क्या किया जाता है, आपके ट्रैप प्लांट्स लगाए जाते हैं जो पेस्ट होते हैं उनको एंट्री करने से रोकते हैं। तो अगर ट्रैप प्लांट्स आपने लगाए हैं फर्स्ट एंड लास्ट रो में, तो इसको हम लोग टेक्नोलॉजी को बोलते हैं पुश पुल टेक्नोलॉजी। अब पुश पुल टेक्नोलॉजी जो है वो आपको कौन से फार्म में देखने को मिल रही है, अब देखिए सी और डी दोनों में ट्रैप प्लांट्स यूज किए गए हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट रो में जो है वो केवल सी में लगाए हुए हैं, यानी कि आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में आपको पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर पूछा है केमिकल एंड विजुअल क्यूज गिवन बाय अ प्लांट विल बी इंपॉर्टेंट व्हाइल चूजिंग इट एज अ ट्रैप प्लांट। देखिए ट्रैप प्लांट जो है मैंने अभी आप लोगों को बताया वो पेस्ट को क्या कर रहा है, एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है केमिकल एंड विजुअल क्यूज, क्योंकि केमिकल रिलीज भी करेगा साथ ही साथ क्या करेगा, विजुअल उसको अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को और अपने पास ट्रैप करेगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू होगा। अगले की बात करते हैं, मोनोकल्चर ऑफ मेज इन अ फार्म वुड बी मोर ससेप्टेबल टू एनी न्यू पेस्ट इन्फेक्शंस ओवर फार्म ए बी एंड सी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर आप कंटिन्यूअसली मेज ही ग्रो कर रहे हो और वहां पर एक ए बी सी स्ट्रैटेजीज को यूज नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मोर ससेप्टेबल होगा इन्फेक्शंस के लिए, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, मिक्स्ड क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग वुड डिस्करेज ग्रोथ ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंपेयर टू मोनोक्रॉपिंग। ये स्टेटमेंट जो है गलत है बच्चों, इट विल एनकरेज, तो इसीलिए ये हो गया आपका फॉल्स। एंड फाइनली लास्ट स्टेटमेंट, पेस्ट इन्फेस्टेड सीरियल क्रॉप्स कैन बी रेस्क्यूड बाय यूजिंग पुश पुल टेक्नोलॉजी। अब आप सोचिए कि अगर हम पुश पुल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो क्या कोई पहले से जो इन्फेक्टेड है क्या उसमें कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये था हमारा सॉल्यूशंस पेपर सेकंड ऑफ IANJSO।